स्टूडेंट, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और टॉप 10 में ही देखूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और बता रहे हैं कि अभी आगामी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यानी कि मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। और दीपावली के बाद उसके बाद छठ आ रही है, उसके बाद आपका रिजल्ट के लिए तैयार कीजिए, है ना। रिजल्ट कब बनेगा? जब आप प्रिपेयर करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तब आपका रिजल्ट तैयार होगा, है ना। इसलिए बस बता रहे हैं कि अभी जैसे इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देते हुए, है ना, चलिए पूजा पाठ करना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको जरूरी क्या चीज़ है? आपकी पढ़ाई, आपकी सफलता, है ना। देखिए, ईश्वर तब खुश होंगे जब आप सफल हो जाएंगे, है ना। चलिए, ईश्वर को तो पूजा पाठ करते हैं लोग और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना खुश होते हैं कौन? ईश्वर खुश होते हैं जब आप सफल हो जाइएगा। तो उनको लगता है कि नहीं, उसने सफल मेहनत किया है और मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट बना है, तो मैं भी खुश हूँ। और ईश्वर सबसे पहले ईश्वर खुश होते हैं, है ना। ईश्वर में माँ बाप भी आ जाते हैं, है ना, वो भी तो ईश्वर का ही रूप है ना। जिन्होंने मेरे को जन्म दिया वो तो ईश्वर ही है। तो हम टाइम न लगाते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना, कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जिस पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चला था वह कौन सा राज्य से संबंधित है ना गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीपीएससी, यानी कि ऑल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस सब को यानी कि ध्यान में रखिएगा। चिपको आंदोलन को आपको तो यानी कि बार बार रिपीट होता होगा, है ना। आप पढ़ाई किए हैं, फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक पढ़ाई किए हैं, तो हमेशा रिपीट होते रहता है ये चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन गाइस स्टूडेंट बता रहा हूँ उत्तराखंड से संबंधित है ना। उत्तराखंड जिस प्रकार चिपको आंदोलन चला था ना, उसी प्रकार आप जैसे पेपर देने जाएंगे उसी प्रकार उस पेपर में ही चिपकना और रिजल्ट लेके आना, है ना। उत्तराखंड से संबंधित है ना। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या है ना। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और अभी ये जो एग्ज़ाम में जो आ रही एग्ज़ाम लगातार जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उस 2-3 में मैं देखा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि आ रहे हैं। अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे है ना। टॉप 10 क्वेश्चन है तो टॉप 10 ही है ना। सुपर संदूक, जिसको क्या बोलते हैं? सुपर संदूक। ये सुपर संदूक है, खोलिए, पढ़िए और इसको ध्यान में रखिए। और जब एग्जाम में बैठिए तो सुपर संदूक को खोलिए। सारे यानी 10 टॉप क्वेश्चन है, 10 टॉप क्वेश्चन को खोलिए एक बार, भारत का सबसे पुराना बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है कल्लई, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के ऊपर है ना। कल्लई में पड़ता है, कल्लई बांध है। सबसे पुराना बांध कौन है? कल्लई है, जो तमिलनाडु में है और कावेरी नदी के ऊपर है। समझ गए? इससे 2-3 बात ध्यान रखिएगा तो बेटर रहेगा। आप बोलेगा कि कल्लई नदी कहाँ पे है, वो पता ही नहीं होगा। सॉरी, कल्लई बांध कहाँ पे है पता नहीं होगा। तमिलनाडु में है और सबसे पुराना बांध है। देखिए, फोर्थ है, वह कौन सा देश है जो नाथुल्ला दर्रा के पास है? कौन सा देश होगा बताइए? पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, कौन सा देश है? नाथुल्ला दर्रा बता रहे हैं कि सिक्किम में है ना। तो सिक्किम के नज़दीक कौन सा देश है? चाइना, है ना, चीन है। दर्रा मीन्स खाने वाला दर्रा नहीं है ना। पहले यानी काफ़ी दिनों पहले 10 साल 15 साल पीछे बैठ जाइए तो उसमें यानी कि दर्रा खाने वाला भी दर्रा होते हैं, अभी भी बनाते हैं भैंस गाय के लिए। तो खाने वाला दर्रा नहीं है, ये दर्रा है कि 2 पहाड़ों के बीच में, है ना, जो गैप होता है, नदी की तरह गैप होता है ना, वही है वह दर्रा, उसको दर्रा बोला जाता है। तो चाइना में।
और माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। जब पढ़ाई करते हैं तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री स्टाइल पढ़ाई करना है, तभी आपको माइंड में अटेगा वो, है ना। प्रेशर डाल के किए पढ़ाई तो फिर हटने वाला नहीं है, कुछ और हट जाएगा। इसलिए जब पढ़ते हैं तो माइंड फ्रेश करके। फिफ्थ है, वह कौन सा देश है वह कौन सा 2 ग्रह है जिसका उपग्रह ही नहीं है। तो कौन सा यानी कि ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। तो एक है शनि और एक बुध और शुक्र है। बुध और क्या है, शुक्र है। 2 याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है ना। ये जो 2 ग्रह है बुध और शुक्र हो गया, इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है आगे पीछे घूमने वाला, ये स्वयं का है, स्वयं का बलवान है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, बताइए। है ना, पूर्वी भाग में कौन सा है, सबसे पूर्वी भाग में है तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को देखिए मैप पे, तो सबसे पूर्वी भाग में उसी को दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश है ना। और बता रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को, है ना, बताइए कि सब्सक्राइब करेंगे। देखिए एजुकेशन है ना, वो रोक के नहीं रखना है, इकट्ठा करके नहीं रखना है, इसको बांटना है। देखो पढ़ाई जितना आप बांटोगे उतना आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चलिए, विश्व का वो कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। भाई देख लो, ऐसा सा भी देश है, वहाँ भी लोग सरवाइव करते हैं जहाँ पर नदी ही नहीं है ना। हम लोग तो चलो बिना नदी के पूजा पाठ होता ही नहीं है, और जहाँ पे नदी ही नहीं है, तो वहाँ पे नदी नहीं है तो उसी तरीका का लोग रहते हैं। तो वह सऊदी अरबिया, सऊदी अरब। सऊदी अरब है भाई, सऊदी अरब है जहाँ पे एक भी नदी नाम से भी नहीं है। इन लोग का जरूरत भी नहीं पड़ता है नदी से। अब देखिए 8 है, वह कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं। 27, ओनली 27। भाई ऐसा कोई देश हो सकता है, लेकिन है। वो कहाँ पे होगा, सी लैंड। देखिए सी लैंड यानी कि नहीं हो तो अभी यूट्यूब में देखिए सी लैंड के बारे में। तो सी लैंड क्या है, समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे है तो वो 2 जो है ना, जैसे पिलर, जैसे पुल का पिलर होता है ना, तो उसी के ऊपर बना रखा है। वह जो बना था कई साल पहले, जब यानी कि युद्ध चलता था, लड़ाई होता था, उस समय यानी कि उस टाइप से बनाया गया था। लेकिन उस पर गांव बस गए, और गांव बसने के बाद वहाँ पे 27 लोग रहते हैं, क्योंकि उतना ही स्पेस है ना। ज़्यादा रहेंगे तो थोड़े बसेगा, तो उतना स्पेस है, जिसके कारण 27 लोग के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, सी लैंड। सी लैंड है, नाम से भी पता चलता है कि सी लैंड माने सी में होगा, सी के पास है। देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी, देखिए पटना को जब प्रांतीय राजधानी बनाया गया तो उसी समय से पटना, कहीं और बना दिया जाता तो वो राजधानी बन जाता। तो ऐसा ही है, कोई ना कोई शासक आते हैं ना, तो कोई अच्छे आते हैं, कोई बुरे आते हैं, है ना। तो कुछ अच्छा भी शासक आए जो कि इम्प्लीमेंट किए, सुधार किए, है ना। तो ऐसा ही अच्छा इंसान बनना है, सुधार करना है, इम्प्लीमेंट करना है, समझिए। तो शेरशाह सूरी था ना, उसने यानी कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, शेरशाह। शेरशाह ने किया।
फिर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय है अपना बिहार में ही है ना, किस लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ? भाई ऐसे प्रसिद्ध होने वाला थोड़े था, प्रसिद्ध होने के पीछे रीजन होता है, राज होता है, क्या किस लिए, कोई किस लिए प्रसिद्ध है ना, उसके पीछे भी रीजन होता है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो बौद्ध दर्शन के लिए, वहाँ पे यानी कि जितना बौद्ध देश विदेश से वहाँ आते थे ना, बौद्ध का सबसे बड़ा एजुकेशनल है ना, ये सब पढ़ाई लिखाई का सेंटर माना जाता है, और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है उस नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो लोग आए वो बौद्ध धर्म से है ना संबंधित है, बौद्ध धर्म दर्शन, यानी कि बौद्ध धर्म को दर्शन करने के लिए वहाँ पे आते हैं। अभी तो काफ़ी अच्छा बना दिया गया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। वही बता रहे, कुछ अच्छे शासक आते हैं, कुछ खराब आते हैं, तो अच्छा बनवाए, अच्छा बनोगे तो हमेशा आपके जीवन में अच्छा ही होगा। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, इसलिए बता अच्छा बनिए, है ना, अच्छा बनिएगा, अच्छा पढ़ाई कीजिए, अच्छा बनिए, और अच्छा बन के अच्छे इंसान बन के अच्छा सर्विस पाइए, है ना। टाइम को बिताने गंवाने से काम नहीं चलेगा, टाइम को यूटिलाइज करना है। एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप सफल नहीं हैं, सफल हो जाइएगा तो टाइम बहुत मिलता है ना, इसलिए टाइम को बचाना है। अभी स्टूडेंट है, आपको टाइम को बचाना पड़ेगा। अब हम चलेंगे, बता रहे थे कि 2 या 3 मैथ का क्वेश्चन लेके चलेंगे। वही बताए कि जैसे पिछला क्लास आपने नहीं देखा होगा तो देखना पड़ेगा आपको मैथ का, है ना। तो मैथ का जब पिछला क्लास देखिएगा तब वो समझ में आएगा। और टाइम न लेते हुए फिर आगे हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पर। ओनली 2 ही मैथ का क्वेश्चन है, 2 मैथ का क्वेश्चन करेंगे। हम मैथ का क्वेश्चन बताए थे कि 2 या 3 लेके चलेंगे, तो मैं 2 क्वेश्चन है मैथ का, जिसमें देखिए ये छोटा छोटा किस लिए छोड़ा हूँ, बड़े क्वेश्चन छोटे आंसर, है ना। तो आपको इस बात की ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं इस क्लास से पहले कुछ फार्मूला या कॉन्सेप्ट में बताया था उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नहीं है, एज का जो क्वेश्चन आएगा ना, कुछ नहीं, एग्जाम में जाते ही देख के टिक मारना। तो कैसे मारोगे टिक? जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, जो मैं बता रहा हूँ क्लास में, एक एक क्लास मिस नहीं करना। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास मिस नहीं करना। तो मैं कल बताया था जैसे वर्तमान रहेगा बाद रहेगा, तो बाद हो जाता है एज के कॉन्सेप्ट में। वर्तमान रहेगा पहले रहेगा तो पहले हो जाता है ना। पहले रहेगा तो माइनस में चला जाएगा उसका एज। बाद रहेगा माइनस में चला जाएगा। बाद पहले रहेगा प्लस में हो जाएगा। बाद रहेगा प्लस में चला जाएगा। 4 कॉन्सेप्ट रखना, 4 कॉन्सेप्ट पे आपका जो एज फैक्टर का क्वेश्चन है समाप्त होगा। और काफ़ी यानी कि ईजी है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे 3 व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है, यानी कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु है, एक का है 44, प्रत्येक का है, ये नहीं कि 3 का है, प्रत्येक का है। प्रत्येक का औसत आयु कितना है? 44 वर्ष है ना। तो औसत आयु कितना है? कुल आयु लिख देंगे, कुल आयु कितना हो जाएगा? 44 है ना। एक का यानी कि कितना? एक का 44 है, तो 3 व्यक्तियों का पूछ रहा है, तो 3 हुआ, कितना हो जाएगा? 132। 132 हो गया। औसत आयु कितना है? और कुल औसत आयु 3 + 6 + 2 = 11 हो गया। आप क्या बोल रहा है? छोटे की आयु कितना वर्ष होगी? मान लीजिए, देखिए कुल आयु कितना हो गया? एक का है 44, तो 3 का कितना हो गया? 3 का कितना हो गया? 44 ×
3 132। औसत आयु कितना हो गया, तीनों का औसत आयु कितना है 11 हो गया। अब बोल रहा है कि छोटे की आयु, तो छोटा सबसे कौन सा है, देखिए सबसे छोटा यही है ना, तो सबसे छोटे की आयु निकालेंगे। सबसे छोटे की आयु कितना हो जाएगा 132/11 × 2, यही होगा ना। अरे छोटे की आयु भाई निकालना है ना, तो किससे कट जाएगा 12 से। 11 बढ़ रही है, कितना होगा 132 और 12 दूना 24। सबसे छोटे की आयु कितना हो गया 24 वर्ष। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनकी उम्रों का बीच का अंतर कितना होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, माँ और बेटे के उनका अनुपात कितना है, अनुपात 7:3 है, यही है ना 7:3 है ना। लेकिन इसका बीच का अंतर कितना है, देखिए 4 हो गया, 4 ही है ना। यानी कि कुल इसका यानी कि औसत कितना है 7 + 3 यानी कि 10 साल का है ना। और इसका अंतर कितना हो गया 4 का अंतर हुआ ना। तो लिखिए, और दोनों का योग कितना है, उम्रों का योग, उम्र का योग बोला तो सीधा साधा बता दीजिए, ये 60 साल नहीं है, समझ में आ रही है 60 साल है। तो बता रहा है कि उनकी उम्रों का बीच का कितना अंतर होगा, तो क्या लिखेंगे, उम्रों का बीच का अंतर कितना होगा बताइए, कितना होगा 60/10 × 4 है ना, यही है ना। इसके बीच का अंतर कितना हो गया, इसका बीच का अंतर कितना होगा, यही ध्यान रखना है ना 4। तो काट दीजिए इससे 24, यही है ना। तो कुछ नहीं है, ये सवाल 2 सवाल और है। नेक्स्ट सवाल जब करेंगे तो सारे फार्मूला पे जाके बैठ जाएगा, सारे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पे जाके बैठ जाएगा। तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। बाद पहले बस रिजल्ट आ रहा है आगे, तो रिजल्ट लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और मेहनत कीजिए, सफलता पाइए। और आपकी सफलता ही मेरा सफलता है। और जाते जाते मैं यही बताऊंगा कि दीपावली आ रहा है, दीपावली में अपना है ना सेफ्टी रखिए, सेफ रहिए, है ना। पटाखों से बचना है और बचाना भी है ना। पहले क्या करना है, बचना भी है और बचाना भी है। ये सबको ध्यान रखते हुए आपको बड़ी है ना जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें अच्छा रिजल्ट लेके आइए। और अच्छा रिजल्ट लेके आइएगा तो सबसे बड़ी खुशी होगी, है ना। और आज धनतेरस है, तो धनतेरस की शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।